दमोह उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद हुई रार को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हो गई है। इस हार को लेकर निशाने पर आए पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया भोपाल पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से उनकी बंद कमरे में मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद मिले नोटिस पर जयंत मलैया ने अपना पक्ष प्रदेश संगठन के सामने रखा है, लेकिन माना जा रहा है कि दबाव और जवाब की बाध्यता ढंढनी पड़ने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दोनों तरफ संवाद स्थापित कर पूरे मामले पर पैचअप करना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ना कोई घमासान है, ना कोई कोहराम है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है और सामूहिक निर्णय लेने की एक परंपरा है और उसी के तहत तमाम प्रकार की गतिविधियां, कार्रवाइयां और निर्णय लिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है। दरअसल उपचुनाव में राहुल सिंह लोधी की हार के बाद मलैया परिवार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। इस पर प्रदेश बीजेपी ने एक्शन लिया। जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया, जबकि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा दमोह के 5 मंडल अध्यक्ष भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किए गए थे। हार का ये मामला बीजेपी का है, लेकिन उसके बाद से ही इस मुद्दे पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस ने फिर इस मुद्दे पर चुटकी ली। हारे चुनाव राहुल लोधी जी, लेकिन कार्रवाइयां हो रही हैं मलैया परिवार और दूसरे भाजपा के पुराने नेताओं के ऊपर। तो ये उस दिशा में लेके जा रहा है उनकी पूरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, जिससे पार्टी बिखरती हुई दिख रही है। आने वाले समय में इस तरह की चीजें और भी दिखेंगी। आप साम दाम दंड भेद सत्ता को हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आने वाले समय के अंदर जो उसके परिणाम होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। विपक्ष के नाते कांग्रेस का सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करना बनता है। यह भी सही है कि बाहरी नेताओं के आने के बाद बीजेपी के सामने उनके समायोजन की चुनौती जरूर थी, पर 28 सीटों के उपचुनाव के बाद काफी हद तक ये साफ हो चुका है कि पार्टी में बाहर से आए नेता अब घुल मिल गए हैं। चुनाव के बाद जो थोड़ी बहुत कटुता आई थी उसे भी दूर कर लिया गया है, जैसा गौरीशंकर शेजवार मामले में देखा गया। अव्वल तो ये भी है कि बीजेपी जैसी पार्टी अपने कोर कैडर के नेताओं को कभी नाराज नहीं करना चाहेगी। अब जयंत मलैया के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ चाय की चुस्कियों से अटकलें ये हैं कि इस मुद्दे पर मिठास जरूर घुल मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बहुत हुई रार, मान भी जाओ यार। और निश्चित तौर पर मज़ा तो इसी में है साहब, जो मज़ा तकरार में कभी हो ही नहीं सकता, वो मान जाने में और मनाने में है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ये मौके आते हैं, बीजेपी में भी आते हैं। बीजेपी थोड़ी मुख्तलिफ पार्टी है, भिन्न पार्टी है, अलहदा पार्टी है, अलग पार्टी है, और यही वजह है कि वहाँ इस तरह के मसले सामने कम दिखते हैं, उनकी गहराई अंदर ज़्यादा नज़र आती है। अंदर नज़र आने की वजह यही है कि बीजेपी अनुशासन को बहुत तरजीह देती है, बहुत महत्व देती है, और यही वजह है कि अनुशासनहीनता का कोई भी विषय सामने आता है तो बीजेपी उसे टॉलरेट नहीं करती। लेकिन यहाँ अगर आपने किसी डिटेक्टिव एजेंट की तरह, किसी डिटेक्टिव ऑफिसर की तरह, किसी जासूस की तरह अगर देखा हो तो टेबल पर मिठाई का एक डब्बा भी रखा था खुला हुआ, और उसके बगल कुछ नमकीन और बिस्किट जैसी खाद्य सामग्री भी नज़र आ रही थी, और दोनों प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता जयंत मलैया जी के हाथ में चाय का प्याला था। लेकिन ये क्या चाय के प्याले का तूफान था ये पूरा मसला? तो यकीनी तौर पे नहीं, क्योंकि दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के चेहरे पे तनाव था। तनाव इसका था कि हुजूर आला क्या कर दिया आपने, ये क्या सिला दिया हमारी मोहब्बत का। लेकिन ये स्वाभाविक है, जब तकरार हो जाती है और थोड़ी मजबूत किस्म की तकरार हो जाती है जैसे इसमें हुई। जयंत मलैया के सुपुत्र जो हैं उनको प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। अब एक पिता ये पीड़ा तो अपने चेहरे पर लिए ही रहेगा, और वीडी शर्मा जी भी अनुशासित प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी दुविधा ये है कि एक तरफ पार्टी संगठन और बीजेपी का अनुशासन है, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी का एक सीनियर लीडर है जिसकी मजबूरी, जिसकी विवशता और जिसकी कठिनाई को भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते और बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते वीडी शर्मा समझते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर गया लगता है। चलिए रुक करते हैं सीधे मेहमानों की तरफ कि क्या ये माने। बड़ा सवाल हमारी तरफ से ये है कि ये मसला अब सुलझने की दहलीज तक पहुंच गया है। इसी पर बात करेंगे आज। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए।
हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी सबसे बड़ी परख और पहचान ये है कि चीज़ों पर अड़ते नहीं हैं, चीज़ों को स्वीकारते हैं और मानते हैं, और यही मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा आश्वस्ति भाव भी देता है कि नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ता अड़ता नहीं है कि मेरा टेसू यहीं अड़ा। हर्षद शर्मा है हमारे साथ, युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धारदार तर्कों के साथ राजनीति की पथरीली ज़मीन पर आगे बढ़ने की कोशिश है, शुभकामनाएं हैं उनको भी। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी। चाय का प्याला, टेबल पर एक खुला हुआ मिठाई का डब्बा, नमकीन और कुछ बिस्किट्स, हाथ में चाय का प्याला, अनुशासनहीनता को लेकर इस तरह की बैठकें तो कम ही देखी हमने। क्या क्या कहेंगे आप जी? शरद जी, ये बैठक जो है मुंह मीठा करने के लिए तो नहीं जी, हम ये कह सकते हैं कि मुंह की कड़वाहट को शायद कम करने की ये बैठक रही हो जी, क्योंकि जो चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह की कड़वाहट हमने देखी वो भारतीय जनता पार्टी में सामान्यतः नहीं देखी जाती। और भारतीय जनता पार्टी जिस परंपरा की पार्टी है उसमें यूं आनन फानन में नोटिस भी नहीं दिए जाते और लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित नहीं किया जाता। देखिए, एक इतना जो है बड़ा इशू दमोह को लेके क्रिएट हुआ, यदि भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई सहमति का रास्ता निकाल रही है, वो सहमति जयंत मलैया और केवल पार्टी अध्यक्ष या पार्टी संगठन के बीच नहीं बनी है, क्योंकि इसमें दूसरे जो नेता हैं जिनके दबाव में ये सब नोटिस जारी हुए या कार्रवाई हुई, उनका भी बैठना जरूरी है। और कहीं ना कहीं यदि कोई गलत फहमी है तो शायद उसको भी निकट भविष्य में पार्टी संगठन दूर करेगा। तब मुझे लगता है जो मिठाई का डब्बा है ना, ये शायद काम आ जाए। कमाल है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आपके पॉलिटिकल डिस्पैच और प्रशासनिक डिस्पैच पढ़ा करता था एक कब जर्नलिस्ट के नाते, प्रशिक्षु पत्रकार के नाते, तो मैं वैसा ही कोई कॉलम पढ़ गया हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। पटेल साहब, आपने सुनी बात नरेंद्र शिवाजी पटेल सर, क्या कहेंगे आप? कितनी मैं दिनेश जी की बात पर तो टिप्पणी नहीं चाहूँगा, लेकिन मिठाई का डब्बा और उसकी मिठास अभी थोड़ी प्रतीक्षा में है, वेटिंग है सर जी। आपने पूरी बातचीत का इंट्रो रखा और जिस तरह से दिनेश जी ने उस पर टिप्पणी की है, तो मैं समझता हूँ आप दोनों परिपक्व और निष्पक्ष और वरिष्ठ पत्रकारों ने जो विश्लेषण किया, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते मैं कह सकता हूँ आप दोनों की समझ से बहुत अच्छा विश्लेषण आपने पूरे घटनाक्रम का किया। और जिस तरह से आपने डिटेक्टिव शब्द जरूर उपयोग कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपकी तीखी नजरें और आपकी तेज नजरों ने उन सब चीजों को परखा और उसका विश्लेषण भी, और जिसको कह सकते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर शब्दों में आपने उस पूरे घटनाक्रम को दर्शकों के सामने रखा भी है। तो निश्चित मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यदि मैं प्रस्तुत करूं तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन है कि भले मलैया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन चूंकि उन पर यदि कोई आरोप लगा, कोई उनको नोटिस पार्टी ने दिया, तो उन्होंने भी आके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो संगठन के इस समय प्रदेश के मुखिया, उनके सामने आके अपना पक्ष रखा। तो निश्चित रूप से जो संवाद हुआ है तो संवाद से समाधान भी निकलेगा, और समाधान होगा तो जिस तरह की बातचीत अभी कुछ आई है सामने, घटनाक्रम हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन बनाए रखते हुए समाधान निकलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हर्षद जी, सीखा सभी से जा सकता है और अपने प्रतिद्वंदी से तो लोग कहते हैं कि सबसे बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। आपके यहाँ चंद महीनों पहले एक घटना हुई थी, गोडसे, तथाकथित गोडसे समर्थक ग्वालियर के एक व्यक्ति को पार्टी में लाने पर बड़ा तकरार और विवाद हुआ। बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी थे, और पार्टी के एक सीनियर लीडर मानक अग्रवाल जी के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई, उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया। लेकिन हम भी देखना चाह रहे थे कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अगर एक बैठक उनकी भी हो जाती, बात उनकी भी सुनवाई की तरफ बढ़ जाती। क्या ये सब परंपराएं, जबकि दावा ये सामने आता रहा है कि कांग्रेस ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र और मजबूत है, लेकिन ये दावे और वर्तमान परिदृश्य
कुछ समझ नहीं आया कुछ दुर्गेश हर्षद जी। शरद जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपको भी और प्रदेश की जनता को भी अक्षय तृतीया और ईद मुबारक बधाई देना चाहता हूँ। और सर, जहां तक बात, पहले मैं एक अपना ओपनिंग कमेंट जयंत मलैया जी पर बोलना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शरद जी, जो पार्टी है, ये मुद्दों का चुनाव, उपचुनाव दमों का नहीं लड़ी थी। अगर मुद्दों का उपचुनाव लड़ा होता, ये व्यक्तियों का उपचुनाव लड़ी थी। मुद्दों का चुनाव लड़ा हुआ होता तो आज समीक्षा इस बात की हो रही होती कि क्या मुद्दे रहे थे जिसके कारण ये लोग वहां पर हारे, क्या वजह रही थी, क्या जनता की उम्मीद थी। जयंत मलैया जी अगर हराने में और जिताने में सक्षम होते तो जो व्यक्ति 800 वोटों से पिछली बार चुनाव हारा था, आज मतलब जो आज 17,000 से जहां पर हम चुनाव जीते हैं, वहां पर जयंत मलैया जी मात्र 800 वोटों से चुनाव नहीं हारते। तो भारतीय जनता पार्टी को, शरद जी, सबसे पहले जो समीक्षा है वो एक व्यक्ति पर नहीं करके अपने मुद्दों पर करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दमोह का जो मैंडेट है, वो मैंडेट क्या है। दमोह का जो मैंडेट है शरद जी, वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन और भ्रष्ट सरकार पर मैंडेट है। वो कोरोना में सरकार के मिसमैनेजमेंट पर मैंडेट है। वो शिवराज सिंह चौहान जी की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, खोखली घोषणाएं हैं, उसका मैंडेट है। वो वीडी शर्मा जी का जो संगठन की गहराइयों और आरएसएस की पकड़ का जो झूठे और थोथे वादे हैं, उसका मैंडेट है। ये सारी चीजें अब जनता के समक्ष आ गई है। या हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही हार का मुंह देखने वाली है, क्योंकि इनका जो घमंड है वो दुर्योधन की तरह बढ़ता जा रहा है। आज भी आप देख लीजिए कि वो मुद्दों पर नहीं आना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं एक व्यक्ति पर कि इस व्यक्ति की क्या भूमिका थी। इनको ये नहीं पता कि 15 साल में आपने दमोह को क्या दिया, मध्य प्रदेश की जनता को क्या दिया। आज हेल्थ सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया है। ये जो बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देने वाली बात है शरद जी। और मैं अब आपके सवाल पे आता हूँ। जहां तक बात कांग्रेस की है, देखिए, नरेंद्र जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कमी है। हम भी अपनी कमी को मानते हैं। हमारी भी पार्टी में समीक्षा चल रही है और धीरे धीरे हम अपनी चीजों को सुधार रहे हैं, और दमोह का उपचुनाव इसका सबूत है। चलिए, आपने भी चीज़ों को स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात इस मायने में है कि आप ये जिन चीज़ों को आप महसूस करते हैं कि इसमें कुछ त्रुटि या कमी है, उसको स्वीकारते हैं। दिनेश जी, इसी सवाल को मैं लेकर आपकी तरफ आता हूँ। क्या कांग्रेस, आपको लगता है कि, देखिए, बीजेपी में दमोह एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इलेक्शन था। जितनी जल्दी जयंत मलैया जी से वीडी शर्मा जी की मुलाकात हुई है, और जिस तरह से मुलाकात हुई है कि ये बंद कमरे की मुलाकात भी हो सकती थी, इसका फोटोज जारी कर दिया जाता। हालांकि मैं ये नहीं कहता, जैसा आप भी कह रहे हैं, कि हो सकता है कि मिठास के लिए हमें एक और बैठक का इंतज़ार करना पड़े, लेकिन मानक अग्रवाल भी इसके हकदार तो थे कि कार्रवाई भले ही कर दी कांग्रेस ने, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ जी के साथ एक बैठक, और वो भी बैठक एक अच्छे तरीके से, और एक ऐसा नेता जो परंपरा से कांग्रेस से जुड़ा है, उसकी बात सुनकर और उसको भी एक मौका दिया जाना चाहिए। शरद जी, कोई भी राजनीतिक संगठन यदि लाठी के आधार पर चलेगा कि जिसके हाथ में लाठी है और संगठन उसी का है, तो शायद उस राजनीतिक दल के सर्वाइवल में बहुत सारी समस्याएं आई। संवाद संगठन की पहली प्राथमिकता है। आप यदि कोई नाराजगी है तो आपको उसको हाथ पकड़कर बैठाना पड़ेगा, और ये कांग्रेस पार्टी में पहले होता रहा है और अभी भी होता है। यदि कतिपय मामलों को आप छोड़ दें तो सामान्यतः कांग्रेस में अनदेखा किया जाता है। G23 का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है कि किसी का सर कलम नहीं किया गया, मतलब लोकतांत्रिक ढंग से उसको भी स्वीकार किया गया। जब बंगाल की हार की समीक्षा की बारी आई तो उसके कई नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ही इसकी जांच पड़ताल कीजिए कि हम क्यों हारे हैं। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं, ये नोटिस के पहले भी हो सकती थी कि जब आप नोटिस जारी कर रहे हैं तो आप एक पक्ष उनका पहले भी जान सकते, क्योंकि जयंत मलैया जी उस दौर के नेता हैं जब
जो पार्टी में कुछ जो है आपके इस तरह के समर्पित कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे। और मलैया जी से तो आप ये अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि वो संगठन के खिलाफ कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई जो है डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स अपने पूरे करियर में नहीं की। तो शायद उनका पक्ष, उनकी ये मुलाकात की ये तस्वीरें शायद पहले आती तो फिर हमारे ये जो नोटिस है या उनके पुत्र पर जो कार्रवाई है तो उसका जो है हम समझ सकते थे कि शायद जो है पार्टी संगठन इससे संतुष्ट नहीं है, इस कारण आपको एक औपचारिक कार्रवाई करना पड़ी। जी जी जी, ये भी एक पक्ष है जिस पर बराबर ध्यान होना ही चाहिए और हम समझते हैं कि है भी। नरेंद्र जी, ये बताइए मुझे कि कई बार जीवन बड़ी दुविधापूर्ण स्थितियों का निर्माण भी करता है और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से दिल बड़ा होता जा रहा है कि जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। यानी कांग्रेस से भी चले आ रहे हैं, अब तो आसाम में कांग्रेस से आने वाले एक महत्वपूर्ण पद पर भी आ गए हैं। तो ये बीजेपी को बताना भी है कि दूसरी पार्टियों से अगर हम सम्मान के साथ ग्रहण कर रहे हैं तो हम उनको उनका यथोचित सम्मान करने के साथ उनकी गरिमा को भी इंटैक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें आपका मूल कैडर कहीं उपेक्षित होता है, जानबूझकर नहीं तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। दीपक जोशी जी भी हैं, जयभान सिंह पवैया साहब भी हैं और जयंत मलैया जी भी हैं। अब कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है क्योंकि बीजेपी का तो नाम ही कुर्बानी है और इस कुर्बानी के बीच में दिल भी दुखता है। वीडी शर्मा जी भी दुखी होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीड़ा में होंगे कि परंपरा से बीजेपी का खाटी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता आज निशाने पर है और पार्टी के अनुशासन की तोप के सामने खड़ा है। सर देखिए सर जी, आपने सर ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया आपने असम का। असम में अभी जो हेमंत बिस्व शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, निश्चित रूप से वो कांग्रेस से आए और जिस तरह की उपेक्षा का शिकार कांग्रेस ने उनका किया, इसमें एक डायनामिक लीडर को राहुल गांधी जी मिलने का समय नहीं दे रहे थे, उससे आहत होकर वो हमारी पार्टी के अंदर आए थे। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी के अंदर आने के बाद में उन्होंने जिस तरह से विचारधारा को अपना आत्मसात किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए उन्होंने काम किया, जब लगातार वो काम करते रहे तो आज सर्बानंद सोनोवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से खाटी कार्यकर्ता हैं, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और उनके नेतृत्व में हेमंत जी ने काम किया। आज लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी को दूसरी जिम्मेदारी देंगे और हेमंत बिस्वा जी को मुख्यमंत्री का भी दायित्व दे दिया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसके लिए काम कर रहा है, उस विचारधारा के लिए काम करने के लिए यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको अपने अंदर आत्मसात कर रही है, समाहित कर रही है। जिस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, हमारे मित्र हर्षद शर्मा जी अलबत्ता बड़े एक चुनाव जीतने पे बड़ा उन्होंने लंबा चौड़ा विश्लेषण कर दिया। अब जो जीतने वाला है तो उसको हक भी है कहने का, अपनी बात है। लेकिन जिस तरह से 28 चुनाव हुए और 28 चुनाव में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, तो मैंडेट तो वो था। वहां पर मध्य प्रदेश की जनता ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि कमलनाथ जी की सरकार जिन वादों को लेके मध्य प्रदेश की जनता के सामने आई थी उनको पूरा नहीं किया, उन पर असफल रही। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने 2 बार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई। अलबत्ता एक चुनाव हुआ है, इसका विश्लेषण हम विभिन्न तरीके से करेंगे और हो रहा है पार्टी के अंदर। अब उसमें एक घटनाक्रम ये भी था कि जो आज जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं जयंत मलैया जी का, निश्चित रूप से अभी दिनेश जी ने बहुत अच्छी बातें कही है। अब लेकिन पार्टी का अपना एक अनुशासन है, पार्टी के अनुशासन के तहत यदि कोई बात आई थी तो उनको नोटिस दिया गया उनसे। लेकिन देखिए इसमें बहुत अच्छी ब्यूटी भारतीय जनता पार्टी की आप यहाँ पर देखिएगा कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उन्होंने अनुशासन का पालन किया। वे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आए, प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं इतने बड़े दायित्व पे होने के बाद भी उन्होंने जयंत मलैया जी को वही सम्मान दिया जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को, वरिष्ठ नेता को मिलना चाहिए था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन को बनाए रखते हुए सारी बातें करती है
और जहां तक यदि दूसरे लोगों के आने का सवाल है तो कांग्रेस एक समय में इस देश में आजादी की लड़ाई की पार्टी, लड़ाई का संगठन माना जाता था। उसके बाद राजनीतिक पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई तो अनेकों लोग उसमें चले गए। परंतु जिस तरह से अब कांग्रेस का जनाधार घट रहा है, जिस तरह से कांग्रेस भटक रही है, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद हो या कपिल सिब्बल जी हो, उनके जो जितने वरिष्ठ नेता थे, जिस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं उनका समाधान कांग्रेस के लोग नहीं कर पा रहे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी तो जो आएगा हमारी विचारधारा के लिए काम करेगा, उसका स्वागत है। नरेंद्र जी, मुझे फिर अच्छा लगा जब आपने कहा कि जीतने वाले को ये अधिकार है कि वो विश्लेषण में अपनी बात कहे। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है एक्सप्रेशन का ये बड़ा अच्छा सिरा है जिसमें कटुता के कांटों से जितना बचा जाए। हालांकि ये काव्यात्मक पंक्तियां लग सकती हैं क्योंकि आजकल की धारदार AK-47 रखने वाले, माफ़ कीजिएगा, प्रवक्ताओं के सामने ये कहाँ कवि जयशंकर प्रसाद या रेणु जी तो कथाकार रहे, उनकी काव्यात्मक बातों का क्या अर्थ है। बहरहाल हर्षद जी के लिए मैदान खोलता हूं, वो कहना भी चाह रहे थे कुछ। जी, ये कांटों वाला दबाव बिल्कुल मत लीजिएगा और कोई आग्नेय शस्त्र हो खोल दीजिएगा सर, कोई कठिनाई नहीं है। जी शरद जी, मैं पहले तो हम बहस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह पर, वो घूम फिर के भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस के ऊपर आ गए कि हर बात पे कहते हो तुम कि तुम क्या हो, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जी मैं शरद जी 4 बातें यहाँ पर नरेंद्र जी से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, वो मैंडेट था और उस मैंडेट से हमने हमारी गलतियों को सीखा और उसका ये परिणाम था कि दमोह में हमारी जोरदार वापसी हुई है। वो सीट जो हम मात्र 800 वोटों से जीते थे, वो हम 17,000 वोटों से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। दूसरी बात यहाँ पर हुई असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की। देखिए नरेंद्र जी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सब लोग मेरे बड़े हैं, मेरे आशीर्वाद दाता, मेरे मार्गदर्शक हैं। मेरी आप छोटे भाई की एक बात मानिए कि आप एक नोटिस अपने संगठन को भी दे दीजिए कि कब तक आप जैसे जो लोग जो सालों से संगठन में काम करते आ रहे हैं वो अपना हक त्याग कर और भारतीय जनता कांग्रेस से जो इंपोर्ट किए हुए, दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किए हुए लोगों को अपना हक दे देंगे। ये आप एक नोटिस आप अपने संगठन को VD शर्मा जी को दे दीजिए और आपकी पार्टी को एक नोटिस दमोह की जनता को भी दे देना चाहिए, क्योंकि आपने नोटिस जयंत मलैया जी को देखकर आप क्लियर हो गए, साइडलाइन हो गए कि इस व्यक्ति को पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए 90,000 लोगों ने हमें वोट दिया, 17,000 की से हमारी जीत हुई है। आप जनता को नोटिस दीजिए कि जनता ने आप लोगों को क्यों हराया, जनता ने क्या ऐसा मुद्दा था, क्या ऐसा विषय था, क्या ऐसा दर्द था जनता को कि जिस कांग्रेस प्रत्याशी को वो एक समय में 2 साल पहले मात्र 800 वोटों से जिताकर लाई थी, उसे अब 17,000 वोटों से जिताकर लाई है। तो ये समीक्षा आपको करनी है। हमारी पार्टी काफी इंटरनल समीक्षा कर रही है और उसका नतीजा देखने को भी मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। अभी युवा हैं आप और उम्र भी कम है, लेकिन मुझे आपकी तीखी टिप्पणियों से वो कहावत ज़रूर याद हुआ, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। अच्छी बात है, आपको भी शुभकामनाएं हैं और नरेंद्र जी भी अपने उदार मन से, अपनी मुस्कुराहट से यही कह रहे हैं कि कुछ बातें तो मर्म को छूती हैं। बीजेपी के भी मर्यादा और सीमा सबकी है, नरेंद्र जी की भी है और उन्हीं की तरह उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की है बीजेपी के, जो DNA से बीजेपी के हैं, जो परंपरा से बीजेपी के हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि एक नारा है जिसमें कहा जाता है फैक्टर ऑफ विनेबिलिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द इमोशनैलिटी। भावुकता से बहुत भारी है जीतने का ये मंत्र, और जीतने का ये मंत्र जब दिया जाता है तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। ये कांग्रेस का भी सच है, ऐसा नहीं है। दिनेश जी, वक्त कम है, एक छोटी टिप्पणी, आगे मिठास बीजेपी को होगी, शुभकामनाएं इसके लिए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति का आगे का रण क्या संदेश समेटे है? एक छोटी टिप्पणी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस तरह की राजनीति उसने रास्ता पकड़ा है कांग्रेस मुक्त भारत का, उसमें उसके लिए निश्चित तौर पर उसके जो अपने कार्यकर्ता हैं या जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको भी सीने से लगाने की जरूरत है कि वो, उनको ये एहसास ना हो कि वो सौतेले हो गए हैं और जो सौतेले थे वो अपने हो गए।
सबसे महत्वपूर्ण यही है, ये भाव कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता में आया है। और ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही है जो पूरे देश में आदर्श संगठन माना जाता है, और इसका कार्यकर्ता चुपचाप हर कार्य को पार्टी का आदेश मानकर करता रहता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक बड़ा भावुक सा गीत है, बड़ी अच्छी फिल्म है। और भारत एक ऐसा देश है कि जो परंपरा से संयुक्त परिवारों की प्रथा को लेकर आगे बढ़ता रहा है। तो अपने, ये फिल्म थी एक, और इसका एक गीत था, अपने तो अपने होते हैं, चन्ना वे जल्दी चले आना। तो शुभकामनाएं बीजेपी के उस खाटी कार्यकर्ता के लिए कि उसका ये गीत पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्वकर्ताओं और रणनीतिकारों के मन में गूंजे कि अपने तो अपने होते हैं, पराये पराये नहीं होते। लेकिन अपनों का ध्यान रखिए और दूसरों को भी अपनाइए। राम राज्य की संकल्पना अब मूर्ति मंत्र तो नहीं हो सकती है कि जो सौतेले भाई हैं वो भी खड़ाऊ रखकर अपने भाई के लिए प्रतीक्षारत हैं, लेकिन जितनी मर्यादा और जितनी नैतिकता का पालन हो सकता है ये होना चाहिए। हर्षद जी, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, बहुत कम वक्त है। बहुत धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद नरेंद्र जी का, और धन्यवाद दिनेश जी का। नमस्कार।